हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, इस वीडियो में एक नया टॉपिक है, बहुत सिंपल सा। इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं बच्चों, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। तो उससे पहले एक बहुत सिंपल सा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझें बच्चों। रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन टाइम डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जरूरत पड़ेगी हमें इसमें इंटरफेरेंस में इसकी। रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस को डिनोट करते हैं मेरे बच्चे डेल्टा एक्स से, और फेज डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम फाई या फिर डेल्टा फाई से। ठीक है ना। अब ध्यान दें मेरी बात पर। अगर दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस अगर लैम्डा है, तो इन दोनों पार्टिकल के बीच फेज डिफरेंस 2 पाई के इक्विवेलेंट होगा, और इन दोनों पार्टिकल के बीच टाइम डिफरेंस टी के इक्विवेलेंट होगा। ध्यान देना मेरी बात पर। Here a phase difference of 2 pi occurs for a path difference of lambda. फेज डिफरेंस 2 पाई लैम्डा पाथ डिफरेंस के इक्विवेलेंट है। सो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स करस्पॉन्डिंग टू द फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन मेरे बच्चे क्या होगा, मेरी बात को यहां समझो। मैं एक अलग से यहां पर एक पॉइंट बना रहा हूं, ध्यान दें। जैसे हमने ये कहा मेरे बच्चे कि ये दो पार्टिकल हैं, इन दोनों पार्टिकल के बीच फेज डिफरेंस अगर 2 पाई है, तो इन दोनों पार्टिकल के बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, और इन दोनों पार्टिकल के बीच मेरे बच्चे टाइम डिफरेंस टी होगा। अब ध्यान दीजिए मेरी बात पर। मैं बात कर रहा हूं पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से शो किया मेरे बच्चे, और यहां पर फेज डिफरेंस को मैंने शो किया है डेल्टा फाई से। मैंने यहां लिख दिया इसको। ठीक है। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इसके इक्विवेलेंट फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई। पाथ डिफरेंस लैम्डा फेज डिफरेंस 2 पाई के इक्विवेलेंट होगा, और अगर पाथ डिफरेंस यूनिटी है तो फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाई लैम्डा। और अगर पाथ डिफरेंस मेरे बच्चे डेल्टा एक्स है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये क्या हो गया, फेज डिफरेंस। सो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो रिलेशन आ गया फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का डेल्टा एक्स यहां पर पाथ डिफरेंस है, और डेल्टा फाई यहां पर फेज डिफरेंस है। ये रिलेशन है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का। और अगर पाथ डिफरेंस निकालना है तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। ऐसे लिख दो, एक ही बात है दोनों। ये बात क्लियर है। इसका मतलब ये रिलेशन है फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस, या पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों रिलेशन एक ही है मेरे बच्चे। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं आपसे फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस की। इसको हटा दें तो यहां पर मेरे बच्चे पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, या फिर फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन रटना नहीं है आपको। लैम्डा पाथ डिफरेंस पर फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई। यूनिट पाथ डिफरेंस पर 2 पाई बाई लैम्डा, और डेल्टा एक्स अगर पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इससे तो निकल आएगा पाथ डिफरेंस अगर क्वेश्चन में गिवन है, फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं आप, और अगर फेज डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है तो हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं पाथ डिफरेंस की जगह पर मैं ले रहा हूं मेरे बच्चे टाइम डिफरेंस। ध्यान देना मेरी बात पर, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है। मैं बात कर रहा हूं टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस की बात कर रहा हूं। आप इनको निकालना सीखें, इनको रटे नहीं बच्चों। ध्यान दें, यहां पर ये फिगर बना हुआ है ऊपर, ये रहा तो फेज डिफरेंस, और यहां पर मैं लिख रहा हूं मेरे बच्चे
टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस इसको मैंने शो किया है डेल्टा टी से। अगर टाइम डिफरेंस टी है तो टाइम डिफरेंस टी इक्विवेलेंट होगा फेज डिफरेंस 2 पाई की। टाइम डिफरेंस यूनिटी है तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाई टी, और अगर टाइम डिफरेंस डेल्टा टी है तो फेज डिफरेंस कितना होगा 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। तो सो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू टाइम डिफरेंस डेल्टा टी। ये रिलेशन देख लो, हम इसको कभी कभी तुमने ध्यान दिया हो, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, और इंटू इसे डेल्टा टी को हम टी लिखते हैं, 2 पाई बाई टी को लिखते हैं ओमेगा, ओमेगा टी। दिस इज द फेज डिफरेंस का रिलेशन है। फेज डिफरेंस को मेरे ख्याल से आपको ध्यान हो तो ओमेगा टी से ही रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। क्लियर है ये बात? ये बात मैंने देखो यहां लिखी है, ये रही, ध्यान दीजिए। रिलेशन पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का है। 2 पाई फेज डिफरेंस लैम्डा पाथ डिफरेंस के बराबर है, तो 2 पाई फेज डिफरेंस लैम्डा पाथ डिफरेंस के बराबर है। फेज डिफरेंस यूनिटी है तो लैम्डा अपॉन 2 पाई, और फेज डिफरेंस फाई है तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। तो पाथ डिफरेंस के लिए रिलेशन आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, या फिर फेज डिफरेंस को यहां ले लो, 2 पाई बाई लैम्डा को इधर ले लो। क्लियर? तो ये रिलेशन आ गया फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, अब ध्यान से सुने, बस सिंपल सा टॉपिक है और इंटरफेरेंस इसके बाद में बात करूंगा बच्चों। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, व्हेन नंबर ऑफ लाइट वेव्स और एनी अदर वेव्स of same frequency propagate in the same direction and superimpose, then displacement of resultant wave is equal to the vector sum of displacement produced by individual waves। क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है मेरे बच्चे when number of waves, जैसे एक वेव तो ये रही, एक वेव ये है, एक वेव ये है, ये चल करके किसी एक पॉइंट पर मिल जाएं, सुपरपोज हो जाएं। एक वेव जिस वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 है, और एक वेव जिसका डिस्प्लेसमेंट y2, एक वेव जिसका डिस्प्लेसमेंट y3 एसेट्रा। व्हेन नंबर ऑफ वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी दैट इज सेम वेवलेंथ एंड प्रोपगेट इन सेम मीडियम एंड सुपरइम्पोज, when number of waves of same frequency and propagate in the same medium and superimpose, then displacement of resultant wave, इन सभी के इस पॉइंट पर मिल जाने पर, इस पॉइंट से जो रिजल्टेंट वेव चलती है, इस रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन इंडिविजुअल वेव के वेक्टर सम के बराबर होगा बच्चों, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस एंड सो प्लस एंड सो। फिर से समझो, जब कई वेव्स चल करके, क्या बेटा, व्हेन नंबर ऑफ वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी इसकी है वही फ्रीक्वेंसी इसकी है, वही फ्रीक्वेंसी इसकी है। व्हेन नंबर ऑफ वेव्स का मतलब कई वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और किसी मीडियम, सेम मीडियम में चल करके किसी एक पॉइंट पर चलकर मिल जाए। सुपर इम्पोज का मतलब दोनों सुपरपोज हम इस मिल जाएं, तो वहां से जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होती है, उस रिजल्टेंट वेव का नेट डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। ये प्रिंसिपल है, क्या बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बेटा, व्हेन नंबर ऑफ वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी प्रोपगेट इन सेम मीडियम एंड सुपरइम्पोज, सुपरइम्पोज का मतलब होता है मिल जाए, तो जो वहां से रिजल्टेंट वेव जनरेट होगी, उस रिजल्टेंट वेव का नेट डिस्प्लेसमेंट उन इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर
सम के बराबर होता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। यही लिखा है मेरे बच्चे। व्हेन नंबर ऑफ लाइट वेव और एनी अदर वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी प्रोपगेट इन द सेम मीडियम एंड सुपर इम्पोज का मतलब चल करके वो किसी पॉइंट पर मिल जाए, ठीक है ना। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेव्स। एक वेव जिसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, एक वेव जिसका डिस्प्लेसमेंट y2 है, एक वेव जिसका डिस्प्लेसमेंट y3 है, और ये तीनों वेव चल करके मीडियम के किसी पॉइंट पर यहां मिल गई बच्चों, तो यहां से जो वेव जनरेट होगी उस रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट, इस रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट की, इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर सम के बराबर होता है। ये बात मेरी क्लियर हो गई होगी मेरे बच्चे। मैं बात कर रहा हूं अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। बच्चों साउंड में आपने इंटरफेरेंस ऑफ जिस तरह से साउंड पढ़ा था, सेम उसी तरह से मैं बात कर रहा हूं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। ध्यान दो मेरी बात पर। व्हेन टू वेव्स, जैसे एक वेव तो ये मेरे बच्चे, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा, या ये कहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी n है, और एक वेव ये रही बच्चों, इस वेव की वेवलेंथ लैम्डा है, इसकी भी लैम्डा है, दोनों की वेवलेंथ सेम है, दैट इज सेम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सेम और नियरली सेम। व्हेन टू वेव्स, दो वेव लिए मैंने, एक फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, दोनों की वेवलेंथ सेम है, दैट इज दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम और नियरली सेम, एंड प्रोपगेट इन सेम डायरेक्शन। एक वेव तो ये और एक वेव ये, और एक ही डायरेक्शन में दोनों वेव चल करके सुपरपोज हो, ठीक है ना। देन दोज पॉइंट वेयर दे आर मीट इन सेम फेज, द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव बिकम मैक्सिमम। जैसे एक फर्स्ट वेव तो ये, सेकंड वेव ये वेव चल रही है इस डायरेक्शन में, और ये भी वेव इसी डायरेक्शन में जा रही है। एक ही डायरेक्शन में दो वेव चल करके सुपरपोज हो जाए, तो अगर जिन पॉइंटों पर ये दोनों वेव सेम फेज में मिले, उन पॉइंटों पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। जैसे फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये वाली वेव, ध्यान दें यहां पर मैंने फर्स्ट वेव को डार्क लाइन से शो किया बच्चों, और सेकंड वेव को मैंने डॉटेड लाइन से। सेम डायरेक्शन में चलें और चल करके मिल जाएं, तो जिन पॉइंटों पर ये दोनों वेव, ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये तो फर्स्ट वेव है बच्चों, ये वाली तो डार्क से जो दिखाई है मैंने, और जस्ट इसके ऊपर दिखाई है मैंने डॉट डॉट से सेकंड वेव, सेम फेज में मिले, तो इन दोनों के सेम फेज में मिलने से जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी, उस रिजल्टेंट वेव, ये रिजल्टेंट वेव है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों, और एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट वेव जो मिलेगी उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं, हियर टू वेव्स आर इन सेम फेज, हेंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव बिकम मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड बिकम मैक्सिमम। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस फिनोमिना को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर ये दोनों वेव, जैसे एक वेव ये और एक वेव मेरे बच्चे ये अपोजिट फेज में मिले, जरा ध्यान से देख लो आप, एक वेव तो ये वाली और एक वेव ये वाली, एक वेव तो ये रही और एक वेव ये रही, दोनों अपोजिट फेज में मिले, तो इन दोनों के सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव मिल रही है, ये वाली रिजल्टेंट वेव, इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मिनिमम होगी, ठीक है ना। इस फिनोमिना को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये टू वेव्स आर इन अपोजिट फेज, ये दोनों वेव अपोजिट फेज में मिले, तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी,
इस फिनोमिना को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर से समझो, when two waves of same frequency, that is same wavelength, amplitude same or nearly same, and propagate in same direction and superimpose, then those point where they are meet in same phase, then intensity of resultant wave become maximum. This phenomenon is called constructive interference, and those point where they are meet in opposite phase, then intensity of resultant wave become minimum. This phenomenon is called destructive interference. क्लियर है? जैसे हम आपसे ये कहें मेरे बच्चे, ध्यान दो मेरी बात पर, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। जैसे एक वेव सोर्स S1 और एक S2, ध्यान से सुनना मेरी बात को, S1 और ये S2, ठीक है? इस S1 से एक वेव चल रही है ये, और एक वेव चल रही है S2 से ये वाली जो वेव है फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों वेव की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। दोनों की वेवलेंथ सेम का मतलब फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम और नियरली सेम, एंड प्रोपगेट इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में चले और चल करके किसी पॉइंट पर मिल जाए। जैसे ये वाली वेव चली यहां मिली, और ये वेव चल करके यहां इस पॉइंट पर ये वाली वेव और ये वाली वेव, दोनों वेव चल करके मिल गई यहां पर। अगर ये दोनों वेव इस पॉइंट पर सेम फेज में मिलती हैं, अगर ये वेव इन दोनों को, अगर यहां पर दोनों सेम फेज में मिल रही है, किसमें? सेम फेज में, सेम फेज में मिले तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्लियर? कोई जरूरी थोड़ी है कि ये वेव चल करके और ये दोनों वेव चल करके यहां मिले, ऐसा भी तो हो सकता है। ये दोनों वेव, एक वेव तो ऐसे गई और ये वाली वेव ऐसे गई, तो देखो इस वाली वेव की डिस्टेंस अलग है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस अलग है, तो चल करके यहां दोनों मिली। तो अगर इन दोनों वेव यहां पर इस पॉइंट पर अगर ये अपोजिट फेज में मिले, किस में मिले? अपोजिट फेज में, अपोजिट फेज में, अपोजिट फेज में मिलती है, तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी। ठीक है? तो यहां पर रिजल्टेंट वेव अगर ये सेम फेज में मिलती है तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मिनिमम। इस फिनोमिना को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जिन पॉइंटों पर ये दोनों वेव चल करके अपोजिट फेज में मिलती हैं वहां पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मिनिमम होगी। इस फिनोमिना को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे ये कोई जरूरी नहीं है कि ये वेव दोनों चल करके यहीं पर मिले, ऐसा भी तो हो सकता है मेरे बच्चे यहां चल के मिले, यहां पर मिले। और अगर ये दोनों वेव, ये वाली वेव और ये वाली वेव यहां पर सेम फेज में मिले, सेम फेज में मिले, तो वहां पर आई रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। ठीक है ना? और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये वेव चल करके यहां पर मिले बच्चों, और यहां पर ये अपोजिट फेज में मिले, किसमें मिले? अपोजिट फेज में मिले, तो इस जगह पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? मिनिमम। इस फिनोमिना को कहेंगे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ध्यान से सुनो, व्हेन टू वेव्स, एक वेव तो ये रही, मैं इसका कलर बदले दे रहा हूं बच्चों, एक वेव तो जैसे ये वाली और एक वेव ये वाली, जिन दोनों की वेवलेंथ सेम मींस फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम और नियरली सेम, एंड प्रोपगेट इन सेम डायरेक्शन, और चल करके प्रोपगेट होकर के मीडियम के किसी पॉइंट पर मिल जाए, तो जिन पॉइंटों पर ये दोनों वेव सेम फेज में मिलती हैं वहां पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। इस फिनोमिना को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जिन पॉइंटों पर ये दोनों वेव चल करके अपोजिट फेज में मिलती हैं वहां पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी मेरे बच्चे? मिनिमम होगी। इस फिनोमिना को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब कहीं पर तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम, कहीं मिनिमम, कहीं मैक्सिमम, कहीं मिनिमम। दिस वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। इन इंटरफेरेंस फिनोमिना
टोटल एनर्जी ऑफ वेव विल रिमेन कंजर्व बट इट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। रीडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां पर एनर्जी ज्यादा होगी, जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां एनर्जी मिनिमम होगी। तो कहीं पर तो एनर्जी बढ़ जाएगी, कहीं एनर्जी घटेगी, कहीं बढ़ेगी, कहीं घटेगी, लेकिन क्या बेटा इन सभी एनर्जीज का एवरेज वैल्यू हर जगह पर क्या रहेगी, सेम रहेगी। इट मींस टोटल एनर्जी इन इंटरफेरेंस विल रिमेन कंजर्व बट इट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। रीडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि कंस्ट्रक्टिव में एनर्जी इंक्रीज होगी और डिस्ट्रक्टिव में एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन इन दोनों की एवरेज वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। क्लियर है ये बात? ये पॉइंट फिर से सुन ले ध्यान से। इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात कर रहा हूं। व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ दैट इज सेम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सेम और नियरली सेम एंड प्रोपगेट इन सेम डायरेक्शन एंड सुपर इम्पोज, then those point where they are meet in a same phase, जहां पर ये सेम फेज में मिलेंगी वहां रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। इस फिनोमिना को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। एंड दोज पॉइंट वेयर दे आर मीट इन अपोजिट फेज, अपोजिट फेज में मिलती हैं वहां पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मिनिमम होती है। इस फिनोमिना को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिगर मैं यहां तक समझता हूं बना लिया होगा आप लोगों ने। ये बात मैंने यहां लिख दी है, मेंशन कर दिया बच्चों, देखो जरा। When two light waves of same wavelength that is same frequency and of equal or nearly equal amplitude moving in same direction and superimpose, then at those points where they are meet in the same phase, then the intensity of resultant wave become maximum. This phenomenon is called constructive interference. And at those point where they are meet in opposite phase, उन पॉइंटों पर जहां ये अपोजिट फेज में मिलेंगी, then intensity of resultant wave become minimum. This phenomenon is called destructive interference. This variation in intensity of wave is called interference of light. कि कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, कहीं मिनिमम, कहीं मैक्सिमम, कहीं मिनिमम। दिस वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन इंटरफेरेंस फिनोमेना। इन इंटरफेरेंस फिनोमेना टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व बट इट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी। क्लियर है? मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस की। अब जरा ध्यान दीजिए, सिंपल सा मैथ अप्लाई किया है मेरे बच्चे, यहां देखना जरा ध्यान से। अब बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस की। जैसे एक वेव सोर्स S1 और एक वेव सोर्स S2, ध्यान से सुनना आप। एक वेव यहां से चली, मान लो किसी पॉइंट पर यहां मिल रही है ये वाली वेव, और एक वेव ये गई, ये चल करके यहां। एक वेव तो ये है मेरे बच्चे और एक वेव ये है। इस वेव की वेवलेंथ लैम्डा, तो इसकी भी लैम्डा, दैट इज फ्रीक्वेंसी सेम। एम्पलीट्यूड इस वेव का मैंने A1 मान लिया है मेरे बच्चे और इस वेव का A2। व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ दैट इज सेम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सेम और नियरली सेम एंड प्रोपगेट इन सेम डायरेक्शन। इस वेव की इक्वेशन y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई1। ओमेगा टी प्लस फाई1, ये तो फर्स्ट वेव की, इस वेव की फेज है ओमेगा टी प्लस फाई1, और इस वेव की इक्वेशन y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई2। अब जरा ध्यान दो, दो वेव हैं। व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ दैट इज सेम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सेम और नियरली सेम, तो एक का एम्पलीट्यूड मैंने A1 माना है, एक का A2। इस फर्स्ट वेव की फेज मानी है ओमेगा टी प्लस फाई1, सेकंड वेव की फेज मानी है ओमेगा टी प्लस फाई2। तो इन दोनों वेव की फेज डिफरेंस कितना होगा?
फर्स्ट वेव की फेज कितनी है ओमेगा टी प्लस फाई वन, सेकेंड वेव की कितनी है ओमेगा टी प्लस फाई टू। तो इन दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, दिस माइनस दिस, फाई वन माइनस फाई टू, इसको लिख सकता हूं मैं फाई लिखो या डेल्टा फाई। दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। और ये दोनों चल करके किसी एक पॉइंट पर सुपर इंपोज हो जाएंगे। ये दोनों वेव मिलकर के चल करके यहां मिल गई। तो यहां पर जो रिजल्टेंट वेव, यहां से जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी, इस रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देना। इस रिजल्टेंट वेव का यहां से जो वेव जनरेट होगी, वेव जो प्रोड्यूस होगी, उस रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y1 प्लस y2। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो y1 की वैल्यू तो ये है मेरे बच्चे, ये वाली वेव, y2 की वैल्यू ये है। इन दोनों वेव्स को अगर हम ऐड कर दें y1 और y2 को, तो यहां पर जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन निकल आएगी बच्चों। इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, ये फिगर देख लें, बना लें। बना लिया, बार बार फिगर नहीं बनाऊंगा मैं, एक बार बना दिया मैंने, बना लिया। हर पेज पर मुझे इस फिगर की जरूरत पड़ेगी। अब ध्यान रखना, इस फिगर को अपने दिमाग में रखना। देखिएगा, let us take two waves of amplitude A1 and A2 having same frequency are coming from two coherent sources. Coming from two coherent sources, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना बच्चों। टू कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब जिनके बीच फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी न करे, ऐसे सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। एंड हैव द कांस्टेंट फेज डिफरेंस फाई बिटवीन देम। कोहेरेंट सोर्स उनको बोलते हैं जिनके बीच फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज ना हो। ठीक है, एक वेव का एम्पलीट्यूड A1, दूसरी का A2। फर्स्ट वेव की फेज ओमेगा टी प्लस फाई वन, सेकेंड वेव की फेज ओमेगा टी प्लस फाई टू। तो दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स फाई वन माइनस फाई टू। देन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वेव y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी प्लस फाई वन। इक्वेशन ऑफ सेकंड वेव y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई टू। ये तो फर्स्ट वेव की इक्वेशन है और ये सेकंड वेव की इक्वेशन है। क्लियर है। और ये फर्स्ट वेव और ये सेकंड वेव कौन सी है, ये बात मैंने फिगर में आपको बताई है अभी। आप कहो तो फिर से मैं इस फिगर को यहां पर बना दे रहा हूं। ये वेव सोर्स S1, दोनों वेव सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट होने का सेंस ये है कि इस सोर्स से चलने वाली वेव और इस सोर्स से चलने वाली वेव इस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो यहां पर इन दोनों वेव के बीच जो भी फेज डिफरेंस हो, यहां पर उन दोनों के बीच फेज डिफरेंस डज नॉट चेंज विद टाइम। तो यहां पर इन दोनों वेव्स के बीच, एक वेव ये और एक वेव ये, इन दोनों के बीच फेज का डिफरेंस इस पॉइंट पर टाइम के साथ वेरी ना करे, चेंज ना हो। इसका मतलब इनके बीच कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो इन दोनों वेव के बीच। एक वेव का एम्पलीट्यूड A1 बोला है, एक का A2 बोला है, दोनों की वेवलेंथ सेम और फ्रीक्वेंसी सेम। ठीक, इस वेव की इक्वेशन आपने लिखी है A1 sin ओमेगा टी प्लस फाई वन, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। और इस वेव की इक्वेशन लिखी है y2 इक्वल टू A2 sin ओमेगा टी प्लस फाई टू। और ये दोनों वेव चल करके यहां मिल गई और यहां से जो वेव जनरेट होगी ये वाली, इस रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन में निकाल रहा हूं। रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे, और रिजल्टेंट वेव का जब डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, जैसे ये सिंगल वेव है, इस सिंगल वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड A2 है। यहां से जो वेव जनरेट हो रही है इसकी इंटेंसिटी I1 बराबर KA1 स्क्वायर, जानते होंगे आप, नहीं जानते हैं तो लिख लें। और यहां से जो वेव जनरेट हो रही है, सेकंड वेव कंपोनेंट कह सकते हैं हम इसको, सेकंड वेव की इंटेंसिटी I2 इक्वल टू KA2 स्क्वायर। ये सेकंड वेव की इंटेंसिटी है। A1 और A2 तो एम्पलीट्यूड है, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1, सेकंड वेव की इंटेंसिटी I2। ये दोनों ये वाली वेव और ये वाली वेव दोनों चल करके एक ही मीडियम में, एक ही डायरेक्शन में चल करके मीडियम के किसी पॉइंट पर चलकर मिल जाए। तो यहां से जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होती है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन क्या होगा, प्रिंसिपल लगा दिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y1 की वैल्यू ये रही, y2 की वैल्यू ये रही। इन दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करके
जो वैल्यू रिजल्टेंट वेव के का डिस्प्लेसमेंट आएगा, इस वेव का डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ये y निकल आएगा। तो y1 और y2 को मैंने ऐड किया है, तो यहां पर लिखा है मैंने, देन फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव y इक्वल टू y1 प्लस y2। इस y1 की जगह पर मैंने लिखा है ये वैल्यू, ये डिस्प्लेसमेंट a1 sin ओमेगा t प्लस y1, और इस y2 की जगह पर लिखा है मैंने डिस्प्लेसमेंट सेकंड वेव का, ये वाला a2 sin ओमेगा t प्लस y2, a2 sin ओमेगा t प्लस y2। क्लियर? ये फिगर आपके दिमाग में है? चलिएगा अब जरा गौर से देखिएगा, इसको मैं साइन a प्लस बी से तोड़ रहा हूं बच्चों। a1 साइन a प्लस बी को का फॉर्मूला लगा रहा हूं, साइन a cos b प्लस cos a sin b। a1 का मल्टीप्लाई पहले हो रहा है, इसका ब्रैकेट तोड़ोगे साइन a प्लस बी से, तो साइन a cos b, तो साइन ओमेगा t cos φ1 प्लस cos ओमेगा t sin φ1। a1 का मल्टीप्लाई भाई इसका, इस वाले फॉर्मूले को साइन a cos b cos a sin b फॉर्मूले से खोलोगे तो इस a1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको, a1 sin ओमेगा t cos φ1 प्लस a1 cos ओमेगा t sin φ1। ये टर्म मैंने ब्रैकेट तोड़ करके फिर से समझ लो, इस वाले फॉर्मूले को साइन a प्लस बी से खोला है मैंने, साइन a cos b प्लस cos a sin b। अब क्योंकि a1 का मल्टीप्लाई तो पहले ही हो रहा है, तो a1 का मल्टीप्लाई मैंने यहां भी कर दिया और a1 का मल्टीप्लाई मैंने यहां कर दिया, तो ये रिलेशन यहां तक इसका मैंने ब्रेक कर दिया है। क्लियर है? प्लस प्लस a2, इसको तोड़ा है मैंने, साइन a cos b प्लस cos a sin b, तो साइन ओमेगा t प्लस cos φ2, साइन ओमेगा t cos φ2 प्लस cos ओमेगा t sin φ2। a2 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा, तो ये मैंने ब्रेक किया है इतना वाला पार्ट, इसको इस वाले पार्ट, ठीक है ना, ये वाला। यहां तक क्लियर है? अब जरा चेक कीजिए, इसमें से साइन ओमेगा टी और इसमें से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो, यहां से साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी कॉमन आएगा, ये रहा a1 cos φ1 प्लस a2 cos φ2। क्लियर? अब इसमें से cos ओमेगा टी कॉमन लो, cos ओमेगा टी यहां कॉमन ले लिया मैंने, ये रहा प्लस करके a1 sin φ1, ये रहा प्लस a2 sin φ2। क्लियर? ये इक्वेशन आ गई रिजल्टेंट वेव की, ये वाली। इस इक्वेशन को नंबर डाला है आपने थर्ड, ध्यान देना मेरी बात पर। इस वाले टर्म को तो लिख दो a cos थीटा, इस वाले टर्म को लिख दो a cos थीटा, और इस वाले टर्म को मान लीजिए आप a sin थीटा, इसको a sin थीटा लिख दो, तो रिलेशन क्या बन जाएगा देखो, साइन ओमेगा टी a cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी a sin थीटा। देखो जरा, इस वाले टर्म को तो मैंने लिखा है a cos थीटा और इस वाले टर्म को मैंने मान लिया है a sin थीटा। अब ये वाली, इस वाली वैल्यू की जगह पर a cos थीटा मैं यहां लिख रहा हूं और इतने की जगह पर यहां से ये वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, तो रिलेशन क्या आ जाएगा, a cos थीटा sin ओमेगा टी, ये आ गया a sin ओमेगा टी cos थीटा, sin ओमेगा टी ये रहा और इसकी जगह पर a cos थीटा, तो sin ओमेगा टी और उसकी जगह पर a cos थीटा प्लस ये वाला प्लस cos ओमेगा टी और इसकी जगह पर a sin थीटा, तो a cos ओमेगा टी sin थीटा, एक ही बात है बताओ। अब जरा गौर से देखिएगा, इसमें a तो कॉमन है बच्चों, sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी sin थीटा, ये फॉर्मूला बन गया मेरे ख्याल से sin ओमेगा टी प्लस थीटा का। मैथ लगाया डायरेक्ट, जनरल मैथ लगाया, a तो ये कॉमन ले लो, ये sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी sin थीटा, ये फॉर्मूला बन गया sin ओमेगा टी प्लस थीटा का। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। इन दिस रिलेशन ओमेगा टी प्लस फाइव ओमेगा टी प्लस थीटा इज a phase of resultant wave and a is amplitude of resultant wave। इस रिलेशन में a यहां पर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। कौन कौन सी वेव का, फिर से मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। S1 से चलने वाली वेव, S2 से चलने वाली वेव, S1 से चलने वाली वेव, S2 से चलने वाली वेव, इस पॉइंट पर सुपर इंपोज हुई पॉइंट P माने ले रहा हूं। इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम। यहां पर सुपर इंपोज भी, यहां से जो रिजल्टेंट वेव मिल रही है, इस रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन आया है आपका a sin
ओमेगा टी प्लस थीटा ये आया है, तो यहां पर ओमेगा टी प्लस थीटा तो इस रिजल्टेंट वेव की फेज है ओमेगा टी प्लस थीटा, और ए इस रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है ना, ये वाला ए, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे? आपने पहले लिखा हुआ था a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 इक्वल टू, इसको लिखा था आपने a cos थीटा, ध्यान हो तो, और a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 इसको लिखा था आपने a sin थीटा। अगर आपको इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालना, ये a की वैल्यू अगर निकालनी है, तो एक काम करो, इस इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a1 और a2 और फाई के टर्म में, फाई 1 और फाई 2 के टर्म में। तो वही मैंने किया है यहाँ पर, देखो जरा चेक करके। ए यहाँ पर एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का, आपने लिखा है स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड फोर्थ, देन वी गेट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन देखो ये रही, फोर्थ इक्वेशन ये है, फिफ्थ इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन का स्क्वायर करके इसमें इसका स्क्वायर करके दोनों को ऐड करो, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर में, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर में ऐड करो। तो जरा चेक करो फिफ्थ इक्वेशन कौन सी, जरा गौर से देख लो, ये रही फिफ्थ इक्वेशन का स्क्वायर करो, जरा ध्यान देना मेरी बात पर। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर मैंने लिख दिया ए स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है? ये वाली साइड मैंने स्क्वायर करके इधर ऐड कर दिया। अब इस वाली साइड का स्क्वायर कर रहा हूं बच्चों, इसका स्क्वायर करके इसके स्क्वायर में ऐड कर रहा हूं। इसका स्क्वायर करूंगा मैं, देखो जरा गौर से, इसका स्क्वायर कर रहा हूं, यहां पर किया मैंने, देखो a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस 2a1 a2 साइन फाई 1 साइन फाई 2, और यहां पर करूंगा मैं a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 2 प्लस 2a1 a2 कॉस फाई 1 कॉस फाई 2। तो यहां से a1 स्क्वायर साइन फाई 1 स्क्वायर, और यहां से a1 स्क्वायर कॉस फाई 1 स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर को यहां से कॉमन ले लूंगा, यहां से बचेगा साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस यहां से बचेगा कॉस स्क्वायर फाई 1, यहां से a2 स्क्वायर को कॉमन ले लिया मेरे बच्चे, तो यहां से बचेगा साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 2, प्लस इसमें आएगा 2a1 a2 साइन फाई 1 साइन फाई 2, और इसमें भी आएगा 2a1 a2 कॉस फाई 1 कॉस फाई 2, तो 2a1 a2 को कॉमन ले लूंगा मेरे बच्चे, और यहां पर आएगा 2a1 a2 साइन फाई 1 साइन फाई 2, और यहां पर आएगा 2a1 a2 कॉस फाई 1 कॉस फाई 2, तो 2a1 a2 तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, साइन फाई 1 साइन फाई 2 प्लस कॉस फाई 1 कॉस फाई 2, तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, वो फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, ये रहा। यहां तक क्लियर है? चलिएगा देखो, अब इस वाले टर्म की जगह पर 1 लिख दो, यहां पर 1 लिख दो, यहां पर 1 लिख दो, तो अब ये वैल्यू क्या बचेगी, ए स्क्वायर इक्वल टू, इसका मान 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 लिख देंगे तो ये a1 स्क्वायर, यहां पर 1 लिख देंगे तो ये a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई 1 माइनस फाई 2, और फाई 1 माइनस फाई 2 को हम क्या लिखेंगे, फाई, फेज डिफरेंस है। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर, चेक कर लो। इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ का स्क्वायर करो और ऐड कर लो। इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ इसका स्क्वायर करके जब ऐड करोगे तो मेरे बच्चे रिजल्ट ये वाला आएगा, ये वाला। पहले लोड कर लें, ठीक है ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिएगा अब जरा गौर से देखो, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड यहां से निकल आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। यहां तक क्लियर है? ए स्क्वायर, इस वाले टर्म को एज इट इज मैंने यहां नोट कर दिया। स्क्वायर हटाओ, रूट ले लो, तो रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। क्लियर है? जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पर। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ये रहा, तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी मेरे बच्चे? रिजल्टेंट वेव तो समझ में आ रहा है, ये होगी बात। अरे मेरे बच्चे, एक सोर्स S1 एक सोर्स S2, यहां से चलने वाली वेव
सुपर इम्पोज हुई यहाँ पर, चल करके ये दोनों वेव यहाँ मिली, तो यहाँ से जो रिजल्टेंट वेव जनरेट हो रही है, इस रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है, ये वेव फर्स्ट वेव जिसका एम्पलीट्यूड A1, सेकंड वेव जिसका एम्पलीट्यूड A2, इस वेव की इंटेंसिटी I1 K A1 स्क्वायर, इस वेव की इंटेंसिटी I2 K A2 स्क्वायर। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड A है, तो इस रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी I बराबर हो जाएगी K A स्क्वायर। तो रिजल्टेंट वेव जो मिल रही है ये वाली, इस रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मैं लिख सकता हूं K A स्क्वायर। K A स्क्वायर की वैल्यू देखो ये रही, A स्क्वायर 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 करके यहाँ लिख दो, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये बात क्लियर है? ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। क्लियर? अब इस K का मल्टीप्लाई अंदर करो, तो I बराबर इस K का मल्टीप्लाई ऐसे अंदर कर दोगे, ये तो समझ में आ गया। इस K का मल्टीप्लाई यहां करोगे K A1 स्क्वायर, K A1 स्क्वायर प्लस K A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 K cos फाई। क्लियर है ये बात? cos फाई यहां तक क्लियर है? ये तो इंटेंसिटी हो गई I1, ये हो गई I2, ये इंटेंसिटी हो गई रूट I1 I2, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, और ये रूट से बाहर है cos फाई। तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी या तो ये वाला फॉर्मूला लिख दो, ये वाला, या फिर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये लिख दो। तो यहां पर हमने यही किया है। नाउ स्क्वायरिंग इक्वेशन 7 बोथ साइड एंड मल्टीप्लाइंग इट विद K, वी हैव इंटेंसिटी I ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो इसको दोनों तरफ से स्क्वायर करके K का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको K से मल्टीप्लाई करोगे तो K A स्क्वायर यहां पर कर दो ना K का मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात। K A स्क्वायर इक्वल टू K A1 स्क्वायर प्लस K A2 स्क्वायर प्लस 2K A1 A2 cos फाई। ये तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी हो गई I, ये हो गई फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी, ये हो गई सेकंड वेव की इंटेंसिटी प्लस 2, इसको लिख सकता हूं मैं 2 रूट I1 I2, चेक कर, और ये cos फाई। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। या तो ये लिखो या ये रिलेशन लिख लो बच्चों, दोनों रिलेशन लिख लीजिए आप। यहां तक बात क्लियर है? चलिएगा, आई यहां पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है मेरे बच्चे, I1 फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी है और I2 सेकंड वेव की इंटेंसिटी है। क्लियर? मैं बात कर रहा हूं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वैल्यू ऑफ I मींस रिजल्टेंट वेव शुड बी मैक्सिमम। मतलब रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम तभी कहते हैं मेरे बच्चे, जैसे इस सोर्स S1 और इस S2 से चलने वाली वेव चल करके यहां सुपर इम्पोज हुई, यहां पर मिली, और यहां पर जो वेव जनरेट हो रही है, इस वेव का रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड A और इंटेंसिटी I। तो इस रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी I अगर मैक्सिमम है तो इस वाले फिनोमेना को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और I की वैल्यू, इसका मतलब ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए I की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, ये बात लिखी है। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव शुड बी मैक्सिमम। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वैल्यू ऑफ cos फाई इज मैक्सिमम। क्योंकि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकला आपका, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। या फिर या तो ये लिखो, या फिर और ये लिख सकते हैं I बराबर K A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या था, रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। बस यही तो फॉर्मूले थे दो। एक वेव की इंटेंसिटी, इस वेव की इंटेंसिटी, इस वेव की इंटेंसिटी I1 के A1 स्क्वायर, और इस वेव की इंटेंसिटी I2 के A2 स्क्वायर। ये बात ध्यान रखें। अब ये दोनों वेव चल करके यहां पर सेम फेज में मिलती है,
तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव की मैक्सिमम होगी और इस फिनोमेना को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यही लिखा है। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव शुड बी मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम तब होगी मेरे बच्चे जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो। इस रिलेशन से देखो, इस आई की वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी जब इस cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब cos फाई की वैल्यू सबसे ज्यादा हो। आई की वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी मेरे बच्चे जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, cos फाई = +1। ठीक है ना, इसका जनरल रिलेशन होगा cos 2πn, जहां पर n की वैल्यू 0 लिखो, 1 लिखो, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। चेक कर लो, जैसे 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू +1 होती है बच्चों। 1 लिखो, cos 2π की वैल्यू +1 होती है। 2 लिखेंगे, 2 × 2 तो cos 4π की वैल्यू +1 होती है। तो इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर कर दो, इसका एंगल फाई इसके एंगल से कंपेयर कर दो, तो फाई बराबर क्या होगा 2πn। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन फॉर फेज डिफरेंस फाई बराबर 2π है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। वेयर n = जहां पर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। n की जगह पर अगर हम 0 लिखते हैं तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी 0। n की जगह पर 1 लिखते हो तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी 2π, 4π, 6π, 8π एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हो गया कि जिन पॉइंटों पर ये दोनों वेव चल करके सेम फेज में मिल रही हैं, इसका मतलब इन दोनों वेव के बीच जो फेज का डिफरेंस होगा इस पॉइंट पर, या तो इन दोनों वेव के बीच पॉइंट पर फेज डिफरेंस 0 हो, या फिर इस पॉइंट पर इस वाली वेव और इस वाली वेव के बीच फेज डिफरेंस 2π हो, या फिर इस पॉइंट पर इन दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस 4π हो, 6π हो। इट मींस पाई का इवन मल्टीपल हो। इसका मतलब कैसा, जिन पॉइंटों पर इन दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस या तो 0 हो या फिर पाई का इवन मल्टीपल हो, तो उन पॉइंटों पर ये दोनों वेव सेम फेज में मिलेंगी, और जहां पर सेम फेज में मिलेंगी वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। उसे बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मस्ट बी इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई। पाई का इवन मल्टीपल होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। फेज डिफरेंस की ये कंडीशन आपको ध्यान रहनी चाहिए बच्चों। फेज डिफरेंस इतना है मेरे बच्चे, तो पाथ डिफरेंस अगर हम निकालना चाहें तो पाथ डिफरेंस निकल आएगा। देखो, पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन टू वेव्स। अगर फेज डिफरेंस फाई बराबर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फिर से समझो, उसी पॉइंट को मैं बार बार बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये दोनों वेव चल करके इस पॉइंट पर मिली, और मान जाओ यहां पर दोनों सेम फेज में मिल रही है। ये वेव, ये वाली वेव और ये वाली वेव, इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका एम्पलीट्यूड A2, इसकी इंटेंसिटी I1, इसकी इंटेंसिटी I2। दोनों वेव चल करके मान लो यहां पर सेम फेज में मिल गई। सेम फेज में तभी मिलेंगे जब दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस 2πn हो। तो इन दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस का मतलब ये वाली डिस्टेंस और इस वाली पाथ की डिस्टेंस का अंतर। इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करो तो इन दोनों की डिस्टेंस का जो डिफरेंस आएगा वो पाथ डिफरेंस कहलाएगा। और फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस का एक रिलेशन बताया था आपने, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो इन दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा फिर? डेल्टा x = λ/2π इंटू फेज डिफरेंस फाई। और फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए कितना होना चाहिए दोनों के बीच? 2πm। तो इन दोनों के बीच इस वाली दूरी और इस वाली दूरी मीन्स डिस्टेंस में अंतर कितना होगा उसे पाथ डिफरेंस कहते हैं। λ/2π इंटू फाई, फाई की जगह पर ये वैल्यू रख दो तो यहां पर पाथ डिफरेंस आ जाएगा λ/2π। रटना नहीं है, फेज डिफरेंस लगा दो कंस्ट्रक्टिव का 2πn, 2π से 2π कैंसिल, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x बराबर कितना आ गया? n λ। इसका मतलब दो वेव के बीच पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है मेरे बच्चे, तो ये दोनों वेव उन पॉइंटों पर क्या मिलेंगी? सेम फेज में मिलेंगी। तो पाथ डिफरेंस का रिलेशन ये आ गया मेरे बच्चे। जहां पर n बराबर 0, 1, 2, 3, n की जगह पर 0 लिखो, तो जिन पॉइंटों पर पाथ डिफरेंस 0 है, लैम्डा है, n की जगह पर 1 लिखो तो लैम्डा आएगा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। समझ गए बात? इसका मतलब अगर जिन पॉइंटों पर इन दोनों वेव के बीच
चली गई दूरियों का जो डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस, या तो 0 हो या फिर लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो वे दोनों वेव सेम फेज में मिलेंगी। सेम फेज में मिलेंगी तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये बात मैंने लिख दी है। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। क्लियर? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का कितना होगा? रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड के लिए रिलेशन ये था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 1। तो a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई की जगह पर 1 लिख देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और इस पर रूट चढ़ा हुआ है बच्चों, ये a मैक्सिमम होगा। ये इसका रूट स्क्वायर से हट जाएगा ना मेरे बच्चे, तो a मैक्सिमम कितना हो गया? a मैक्सिमम a1 प्लस a2। ये बात क्लियर? ये रहा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी मेरे बच्चे? इंटेंसिटी के लिए रिलेशन क्या था? इंटेंसिटी के लिए रिलेशन था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, और मैक्सिमम इंटेंसिटी तब होगी जब cos फाई की वैल्यू 1 लिखो। तो I मैक्सिमम कितना हो गया? I मैक्सिमम कितना हो जाएगा फिर? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, या फिर इसको लिख दो क्या बेटा? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। I मैक्सिमम हो जाएगा। ये चेक कर लो, इसको खोलोगे आप इस ब्रैकेट को तो ये रिलेशन आएगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव की रूट I1 प्लस I2 रूट I2 का होल स्क्वायर, या फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना था? a1 प्लस a2, इसमें k का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्योंकि I मैक्सिमम इक्वल टू k a मैक्सिमम का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करके यहां लिख दो, एक ही बात है। अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है बच्चों, इसका मतलब दोनों वेव आइडेंटिकल है, एम्पलीट्यूड सेम है, इंटेंसिटी सेम है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा? एक वेव ट्रेन के जस्ट डबल होगा। लेकिन मैक्सिमम इंटेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक वेव ट्रेन की इंटेंसिटी के 4 गुनी होगी। चेक कर लो, क्योंकि a1 बराबर a2 बराबर a, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो यहां पर a लिखो, यहां a लिखो, तो ये तो वैल्यू हो गई 2a। लेकिन मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? क्योंकि उस केस में a1 बराबर a2 बराबर a, तो I1 बराबर I2 बराबर I होगा, और ये I लिखोगे यहां, प्लस यहां लिखोगे I, तो रूट I प्लस रूट I का होल स्क्वायर। तो रूट I प्लस रूट I कितना हो गया? 2 रूट I का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4I। इसका मतलब अगर दो वेव ट्रेन के एम्पलीट्यूड एग्जैक्ट सेम है, तो रिजल्टेंट वेव जो मिलेगी उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एक वेव ट्रेन के एम्पलीट्यूड के डबल होगा। लेकिन मैक्सिमम इंटेंसिटी एक वेव ट्रेन की इंटेंसिटी के 4 गुने के बराबर होगी। ये बात मैंने लिख दी है। मैक्सिमम इंटेंसिटी इक्वल टू 4 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ वन वेव ट्रेन। क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां होगा मेरे भाई? अगर दो वेव ट्रेन किसी पॉइंट पर चल करके अपोजिट फेज में मिलती है, एक वेव सोर्स S1 और एक वेव सोर्स S2, और यहां से S1 से चलने वाली वेव और S2 से चलने वाली वेव, ध्यान दीजिए, इस वेव का एम्पलीट्यूड A1, इसका एम्पलीट्यूड A2, इसकी इंटेंसिटी I1 के A1 स्क्वायर A1 स्क्वायर, इसकी इंटेंसिटी I2 के। तो यहां पर अगर ये दोनों वेव मिलकर के अपोजिट फेज में मिले, अपोजिट फेज में मिले, तो यहां पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है मेरे बच्चे? A1, ध्यान दो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, A1 A2 cos फाई, और इसका रूट। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, रूट का साइन है बच्चे cos फाई, ठीक है ना, cos फाई।
ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी कम होना चाहिए मिनिमम, और इंटेंसिटी भी मिनिमम, और आई की वैल्यू मिनिमम तभी होगी मेरे बच्चे जब कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम हो, और कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू होती है मेरे बच्चे -1। सो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस value of resultant intensity of value of intensity of resultant wave should be minimum. It is possible only when value of cos phi is minimum, और cos phi की मिनिमम वैल्यू होती है मेरे बच्चे -1। तो इसका कॉमन फॉर्मूला है, कॉमन रिलेशन है, ध्यान दीजिए, cos phi की वैल्यू -1 होगी cos 2n + 1 × पाई। ये कॉमन रिलेशन है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, ये आपको याद रखना होगा। n की जगह पर मेरे बच्चे 0 लिखो, n की जगह पर 0 लिखते हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी cos पाई। cos पाई का मतलब cos 180 की वैल्यू -1 होती है बच्चों। n की जगह पर 1 लिखो तो 2 + 1 3 पाई हो गया, और cos 3 पाई की वैल्यू -1 होती है। n की जगह पर 2 लिखो तो 2 × 2 4 + 1 5 पाई, और cos 5 पाई की वैल्यू बेटे -1 होती है। तो इसका मतलब एक जनरल रिलेशन हो गया, इसके एंगल को इसके एंगल से कंपेयर कर दो तो फाई बराबर 2n + 1 × पाई। दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज द कंडीशन ऑफ फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फाई बराबर 2n + 1 × पाई, जहां पर n की वैल्यू 0 1 2 3। क्लियर? n की जगह पर 0 लिखेंगे तो दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस पाई, 1 लिखोगे 3 पाई, n की जगह पर 2 लिखोगे 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई। इसका मतलब जिन पॉइंटों पर दो वेव के बीच फेज डिफरेंस पाई के ऑड मल्टीपल हो, उन पॉइंटों पर ये दोनों वेव अपोजिट फेज में मिलती है। सो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मस्ट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। पाई के क्या होना चाहिए? ऑड मल्टीपल। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस की कंडीशन 2n + 1 × पाई। एक बात याद रखना, n की जगह पर जब 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 ऑर्डर मिनिमा नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। n की जगह पर जब 0 लिखोगे यहां पर तो उसको फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा कहा जाएगा, ये ध्यान रखना। n की जगह पर अगर 0 लिखते हो तब। क्लियर? पाथ डिफरेंस कितना होगा बच्चों फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? पाथ डिफरेंस कितना होगा बच्चों? फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन क्या था? फेज डिफरेंस का फॉर्मूला था 2 पाई अपॉन लैम्डा × डेल्टा x। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस डेल्टा x बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना लिखा है? 2n + 1 × पाई। इस फाई की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, लैम्डा अपॉन 2 पाई, पाई की जगह पर लिखेंगे 2n + 1 × पाई, पाई से एक पाई कैंसिल कर दो, तो 2n + 1 × λ/2। ये पाथ डिफरेंस अगर दो वेव के बीच हो तो दोनों वेव अपोजिट फेज में मिलेंगे, जहां पर n की जगह पर 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो एंड सो ऑन। क्लियर है? पाथ डिफरेंस की कंडीशन आ गई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n + 1 × λ/2 वेयर n बराबर 0 1 2 3। n की जगह पर 0 लिखो तो दो वेव के बीच पाथ डिफरेंस λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हो गया कि दो वेव के बीच पाथ डिफरेंस अगर λ/2 का ऑड मल्टीपल तो है 1 3 5 7, λ/2 का ऑड मल्टीपल जिन पॉइंट पर दो वेव के बीच पाथ डिफरेंस λ/2 का ऑड मल्टीपल है, उन पॉइंट पर दोनों वेव कैसे मिलेंगी? अपोजिट फेज में। तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी। ये बात मैंने लिखी है। सो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स मस्ट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। क्लियर? तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना हुआ मेरे बच्चे? मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? मिनिमम एम्पलीट्यूड का रिलेशन तो पता है आपको, a = √a1² + a2² + 2a1 a2 cos phi। और रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का रिलेशन I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi, I1 I2 cos phi। अब
आई रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मिनिमम तभी होगी, एम्पलीट्यूड मिनिमम तभी होगा जब cos फाई की वैल्यू -1 हो। तो यहाँ पर -1 लिखो, तो एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना आ गया, मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ -1 लिखोगी, तो रिजल्ट आएगा आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर -1 लिखेंगे ना यहाँ, तो ये माइनस हो जाएगा, -2a1 a2 cos फाई। cos फाई की जगह पर तो -1 लिख दिया, cos फाई की जगह पर तो -1 लिख दिया ना। ये रिलेशन आ गया मेरे ख्याल से a1 माइनस a2 का स्क्वायर और इस पर रूट, और जब रूट हटाओगे यहां से तो एम्पलीट्यूड आएगा a1 डिफरेंस का साइन लगाना वजह बच्चे a2। इसका मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड जो आएगा a1 डिफरेंस a2, मतलब a1 की वैल्यू ज्यादा है a2 से तो a1 में से a2 को सब्ट्रैक्ट कर लेना, अगर a2 की वैल्यू ज्यादा है a1 से तो a2 माइनस a1 लिखना। डिफरेंस का मतलब ये है। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी, cos फाई की वैल्यू -1 लिखो, तो -1 लिखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ए मिनिमम आई मिनिमम कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, आई मिनिमम हो जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये तो रिजल्टेंट वेव की मिनिमम इंटेंसिटी है, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड। क्लियर? या ऐसे लिख दो इसका स्क्वायर करके। क्लियर? अगर दोनों वेव ट्रेन का एम्पलीट्यूड बराबर होता मेरे बच्चे तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी 0 होता और इंटेंसिटी भी 0 होती। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। एक छोटा सा पॉइंट और, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा फिर? मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो, भाई मिनिमम इंटेंसिटी तो ये रही या ये लिख दो, ठीक है नहीं, और मैक्सिमम इंटेंसिटी ये रही, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के a1 प्लस a2 का स्क्वायर और मिनिमम इंटेंसिटी के a1 माइनस a2 का स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो हो गया a1 प्लस a2 का स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का स्क्वायर। और हम इसको फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते थे बच्चों, देखो भाई I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू a1 प्लस a2 का स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का स्क्वायर। क्लियर? इज इक्वल टू √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। एक ही बात है, क्वेश्चन प्रॉब्लम में है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, नोट कर लिया होगा मैं जहां तक समझता हूं। बच्चों इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेट आता है, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड, ठीक है ना। अगर इंटरफेरेंस थ्योरी आपको पता है, ठीक है ना, तो नेक्स्ट टॉपिक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको बहुत ठीक से समझ आएगा। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और इसको रिवाइज कर लें।